साथियों, स्वागत है आपका मूल मंत्रा क्लासेज में। मैं एक बार फिर से आपके लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग करना शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिलें के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। चलिएगा दोस्तों, हम करते हैं। अगर मैं कहूं कि 24 रुपये में 10 पेंसिल, अगर वह 24 रुपये में 10 पेंसिलें खरीद रहा होगा, 10 पेंसिलों के रेट पर खरीद रहा होगा, तो वो खरीद रहा है 100 पेंसिलें। तो 100 पेंसिलों के लिए उसे देना पड़ रहा होगा 240 रुपये। 100 पेंसिलों के लिए उसे 240 रुपये देना पड़ रहा होगा। और हमसे पूछा है, देखिएगा सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब ये सौदा 20% के लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य। तो देखिएगा, उसने 100 रुपये में 100 पेंसिलें खरीदी 240 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ हो रहा था। उसको क्रय मूल्य पूछा है और पूछ रहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य। मैं मान लेता हूं एक पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपये है और क्रय मूल्य होता है 100%। तो चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिएगा, 120 का 2 से गुणा करेंगे 240 और इधर आ जाएगा 50। ठीक है, 250 आ जाएगा और इधर मैं भाग करूंगा तो 50 दूना 100, तो x बराबर आ जाएगा 2 पेंसिलें। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़े अगर अपने अगले सवाल पर। और हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बताइए। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एक संख्या मतलब 3 यूनिट है, दूसरी संख्या 5 यूनिट है। पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 5x होगी। मासा होता है जो दोनों में कॉमन हो, और यहाँ पर x कॉमन है। x मासा हो रहा है और मासा दे रखा है 6। x बराबर 6 दे रखा है। बोला है उनका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो 5x 3x का मासा होगा 5 3 15x। x की वैल्यू 6 आई है, तो 15 गुणे 6, 15 छक्के 90। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आएगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो एक और हमारा तरीका ये है कि मैं एलसीएम, ये x माना ही नहीं जाए। देखिएगा, सीधा कर सकते हैं कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 3 और 5 का मासा होगा 1, क्योंकि 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 बराबर दे रखा है उसने 6, 1 बराबर 6 दे रखा है। 3 और 5 यूनिट का मासा होगा 15। अगर 1 बराबर 6 तो 15 बराबर 15 छक्के 90। ठीक है, 15 बराबर 15 छक्के 90। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं, इसको सीधा कर चुके हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार या स्टोर, एक दुकान स्टोर 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। ठीक है, यदि 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य नहीं, वैसे अंकित मूल्य होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अंकित क्रय मूल्य भी ठीक बात है, लेकिन जनरली यहाँ पर अंकित मूल्य होना चाहिए। अब बुक में ऐसा ही सवाल है और प्रीवियस ईयर है, तो मानेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 1200 रुपये अंकित मूल्य या क्रय मूल्य वाली सामान था। बोला 30% और 25% की 2 क्रमिक छूटें, मतलब कि 30% और 25% की 2 क्रमिक छूटें। आपको पता है 30% होता है 3/10। 10 पर 3 की छूट देगा तो बेच रहा होगा वो 10 में, गुणे 25% तो होता है 1/4। 4 पर 1 की छूट देगा तो बेच रहा होगा 3 में। ठीक है, यहाँ देखिएगा 0 से 0 खत्म और 4 3 12, 30 आया। देखिएगा 9 7 में 7 3 21, 21 गुणे 30, 21 का 3 से गुणा करेंगे, 21 3 63, 630 रुपये उसका अंतिम विक्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम लोग ऐसे ही बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि 2 वर्षों में 2 ईयर में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है।
तो पूछा है उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। देखिएगा इसको करने का एक जो तरीका है, देखिएगा ये यहाँ से 4 गुनी है और ये 2 की कौन सी पावर है, 4 2 की 2 पावर है, 4 गुनी होनी है तो ये गुना जो 4 है 2 की 2 पावर है, तो जितनी पावर होती है, जितनी पावर है उसी को ले आकर के ईयर में गुणा कर देंगे। सॉरी 2 है, अगर 2 पावर को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का 2 से गुणा कर देंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष में ये 4 गुनी होगी, तो जो पावर होगी उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े नेक्स्ट सवाल पर, और हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, तो मैं कह सकता हूं एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 8x है। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है 356, तो 5 का वर्ग होगा 25x² और 8 का वर्ग होगा 64x², और इनको जोड़ने पर हमको मिल रहा है 356। चलिएगा जोड़िएगा, 6 5 11 और 6 2 8, 8 1 9, 6 5 11 हाथ का 1, 6 2 8 1 9, 91x² बराबर दे रखा है 356। तो ठीक है ये जाएगा, सॉरी 5 4 9, यहाँ 9 होगा, 5 4 9, 5 4 9 89x² इक्वल टू आ जाएगा 356, और 9 चौक 36 से 4 बार जाएगा, x² बराबर देखिएगा 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 हाथ आए 3, 8 चौक 32 3 35, अगर x² बराबर 4 आएगा तो x बराबर 2। हमसे पूछा है संख्याओं का योग बताइए, x बराबर 2 आया, संख्याएं हैं 5x और 3x, मतलब 8 5 13x, 13x, x का मान 2, 13 गुणे 2 रख देंगे, 13 दूनी 26, सीधा आंसर 26, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अगर अपने अगले सवाल पर, तो हमसे ये कहा गया है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/... 1/20 × 21। इसके लिए एक तरीका आपको ध्यान कर लीजिएगा करने का, कि ये तरीका शॉर्ट ट्रिक है, 1/, डिफरेंस मतलब दोनों संख्याओं में डिफरेंस क्या है, प्लस अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद माइनस लास्ट टर्म अंतिम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1/, डिफरेंस। देखिएगा यहाँ 3 और 1 में 1 का डिफरेंस है, तो जो देखिए 3 1, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 1 6, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, बटे फर्स्ट टर्म है 1/3, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/21। ठीक है, सीधा कर लेंगे, 1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं, 1/1 1 आएगा, यहाँ पर 21 और 3 का एलसीएम 21, और इसको सॉल्व कर लें बस, 21 और 3 का एलसीएम 21, 3 7 21 और 21 करना 21। ठीक है, यहाँ जाए 7 में से 1 जाएगा 6/21, और यहाँ पर देखिए अगर कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7 इज द करेक्ट आंसर, 2/7 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अगर अपने अगले सवाल पर, तो अगला सवाल हमारा परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड है। बोला है यदि y का x% 100 है, y का x%, y का मतलब गुणा x% बटे x/100 100 है, तो मैं कह सकता हूं कि y गुणे x बराबर, उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा 100 गुणे 100। ठीक है, y गुणे x बराबर 100 गुणे 100। अब कह रहा है z और z का y%, मतलब z का y %, z का y%, y/100 है 400। ठीक है, तो उधर जाएगा zy बराबर 100 गुणे 400।
ठीक है, ये दो चीजें बन रही हमें दिख रही हैं। देखिएगा सीधा हम लोग कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का भाग दे दूं, हमसे पूछा है x और z का, देखिएगा वहां से y खत्म करेगा, x और z बच जाएगा, तो मैं भाग कर लूं y x बटे जेड वाई बराबर इधर आ रहा है 100 गुणे 100 और इस तरफ 400 गुणे 100, यहाँ खत्म हो गया 100 एक कम 100, 100 चौके 400 और इधर y से y खत्म, तो x और y का अनुपात जो हमारा आ गया 1:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछ रहा है x और z का अनुपात, सीधा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्त, चलिएगा दोस्तों हम लोग ऐसे ही पढ़े अपने। दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बॉड मास का। तो बॉड मास का तो हम लोग पहले तरीका सीख लेते हैं बॉड मास सॉल्व करने का। आपको पता है अब बॉड मास, ठीक है, किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन को, सिंप्लीफिकेशन वाले ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है बॉड मास। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ, और ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। उसके बाद ऑफ या का सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं हम लोग, भाग करते हैं, डिवीजन भाग करते हैं, भाग करते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं, एडिशन जोड़ करते हैं, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और घटाते हैं। आप जोड़ और घटाना में आपकी जो मर्जी वो पहले कर लीजिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो सीक्वेंस है यहाँ तक का, ये बदलना नहीं चाहिए। चलिएगा दोस्तों हम लोग अगर इस पर आए तो बिना पेन उठाए इसी में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पेन उठाए इन द सेंस मैं तो उठाऊंगा ही, आपको बिना पेन उठाए चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम लोग अगर इस पर आए, देखिएगा सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये वाला दिख नहीं रहा है। 8 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, यहाँ तक आ गया 8। और अगर यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का इसमें भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है 2 और इसको सॉल्व करने पर 8, 2/8, 1/4, सीधा हम लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है कि उसी में आपने उड़ा दिया और हमारा आंसर मिल गया। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अगर अपने अगले सवाल पर, और अगला हमारा ये सवाल में, तो ये सवाल पे आते हैं। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपए है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। 10% मूल्यह्रास होता है, 10% मतलब 1/10, इसका मतलब है हर साल 10% कम हो जाता है, या हम लोग रेशियो में बात करें तो 10% होता है 1/10, 10 पर 1 कम हो जाएगा 9, 9/10। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम आए क्वेश्चन पर तो देखिएगा पहले उसका था 2,50,000, ठीक है, और प्रतिवर्ष 10% ह्रास हो रहा है, मतलब कि कमी हो रही, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो 10 में से 9 बचेगा हर साल, ये पहले साल और ये उसके अगले साल, ठीक है। 00 से 00 खत्म, भाग करिए, गुणा करिए, 9 का 0 फिर 0, 9 पंचे 45 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22, 22,500 और फिर एक 9 से गुणा करेंगे, 00 9 पच्चे 45 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22 हासिल 2, 9 दूना 18 4 20, मतलब कि हमारा यही आंसर होगा, मतलब कि ये आंसर 202500, दैट मीन्स ये आंसर, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें ज़्यादा जीरो लगे, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल ये है कि 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है, और 4 सदस्यों वाली एक कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु का कितना प्रतिशत है, की का कितना प्रतिशत है, ये पता नहीं क्या ही आ गया। चलिए
हमसे कहा है कंपनी कुल आयु का। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है। ए की अगर औसत आयु 44 वर्ष है, औसत आयु कंपनी ए की 5 सदस्यों की, तो कंपनी ए के 5 सदस्यों की जो कुल आयु होगी वो होगी इसका 5 गुना, क्योंकि 5 लोगों की औसत आयु है 44.8 × 5। चलिए गुणा करिए, 8 पंचे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 आएगा, 5 चौक 20, 2 22, 224 आएगी कंपनी ए के सभी 5 सदस्यों की आयु। और कंपनी बी में 4 सदस्य हैं और इनकी आयु का औसत 48 है, तो बी के 4 सदस्यों की आयु होगी, कुल आयु होगी 48 × 4। गुणा करिएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192। देखिएगा अब पूछ रहा है कंपनी ए की कुल आयु कितने प्रतिशत कम है। कंपनी बी की कुल आयु, कंपनी बी की 192 है, कंपनी ए की है 224। कितनी कम है देखिएगा, 224 से 192, 224 से 192 कितना कम है देखिएगा, 8 इस तरफ 24 इस तरफ, 32 कम है। 32 कम है 224 पर, तो 100 पर कितना कम होगी, 4 से काट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचेगा 2, 4 छंग 24, 8 सत्ते 56, 100/7। अगर इसको भाग करने की कोशिश करेंगे, अच्छा इसमें तो सीधा ही दे रखा है 100/60%, भाग करने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर। और हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 है, तो खेत की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान और मज़ेदार सवाल है। एक चीज़ बताइएगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी खेत की जुताई की जाती है तो जो जुताई करने वाला एरिया होता है, जैसे ये हमारा फ़ोन मान लीजिए ये खेत है और अगर मुझे इसकी जुताई करनी है तो ये पूरा एरिया जोता जाएगा। देखिएगा अगर आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये पूरा एरिया जोता जाएगा, इसकी जुताई होगी, जो कि होता है इसका एरिया। ये इसका एरिया होता है और एरिया की ही जुताई होती है। और आयत की जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि 4x गुणे 3x यही कुल जुताई करनी है। अब एक चीज बताइएगा, एक पुल इतना को जोताना है, इतना जोतना है हमको, और 2 मीटर इतना मीटर स्क्वायर जोड़ना है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 2, तो इसका कितना आएगा, इसी का 2 से गुणा कर देंगे और कुल खर्च आ रहा है 600 रुपये। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यही खेत है और इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जो जोतने पर खर्च आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन हमको जोतना कितना है 4x गुणे 3x, पर इसका कितना आएगा उसी को 2 से गुणा कर देंगे, यही हमारा कुल खर्च होगा। अब देखिए अगर मैं इसे कैंसिल करने चाहूँ तो इधर आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 300, और देखिएगा इधर मैं करूँ सीधा तो आ जाएगा 3 से 100, और 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। तो यक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। अगर यक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा तो यक्स बराबर आएगा 5। अब पूछ रहा है लंबाई बताइए। देखिएगा यक्स बराबर अगर 5 आया तो लंबाई 4x है, तो 4 का 5 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, लंबाई आ जाएगी 20 मीटर, क्योंकि सब डेटा मीटर में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल ये कहता है कि 24 किलोमीटर, ये भी सवाल में थोड़ा दिक्कत है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, फिक्स प्राइस पर बेचा जाता है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 4/5वें हिस्से पर बेचने पर मतलब 4/5 में बेचने पर 16% की हानि होती है। इसका मतलब है कि बिक रहा था 5 में, अगर उसने 4 में बेच दिया, बिक रहा था, देखिएगा इसका वास्तविक मूल्य है और 5/4, 4/5 मतलब कि 5 में बिकना चाहिए था, बिक रहा है 4 में, तो उसे 16% की हानि होती है। आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, अगर इसे 16% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा 84% पर। इसका मतलब है कि 8 की 4 में बेचने पर उसे 84% मिलता है। तो मैं कह सकता हूं
कि यहाँ पर दिख रहा है कि यह 21 से गुणा हुआ होगा, क्योंकि 21 चौका 84 और इधर मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो 21 से गुणा कर देंगे, 21 पंचे 105। अगर उसको 105% मिल रहा है मतलब कि 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। चलिएगा दोस्तों, अगर हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर, और अगला हमारा 5% ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा दोस्त, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर मोटाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु की घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फिर से वही बात आती है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बनाते हैं तो हमेशा उसका जो, अगर 2D है तो वॉल्यूम और 3D है तो उसका एरिया जो पिघल के बनता है उसी के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ एक हम लोग घनाभ को पिघला रहे हैं, तो जो घनाभ का आयतन होगा और उससे हम लोग बना रहे हैं घन, क्यूब बना रहे हैं, मतलब जो क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम होगा वही उस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई जो कि 1 दी गई है, चौड़ाई जो कि 9 दी गई है, और ऊंचाई जो कि ऊंचाई या हाइट लंबाई 81 दी गई है। ये बराबर होगा घन के आयतन के, और घन का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब के बराबर होगा, इसका 9 से गुणा करेंगे आ जाएगा 729 बराबर a क्यूब, तो a बराबर 9, a बराबर 9। अब हमसे कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 1 कम 9 और 6 कम 6 6 कम 6 और 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 486, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 18 और लघुत्तम समापवर्तक संभावित संख्या, ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या बताइए। देखिएगा, मान लेता हूं मैं दो संख्याएं A और B हैं, दो संख्याएं A और B हैं। हम जानते हैं कि जो मासा होता है वो संख्याओं में शामिल होता है, कॉमन होता है। तो संख्याएं होंगी 15 मासा सहित और 15 B, ठीक है, और इनका 18 दे रखा, सॉरी, तो ये होंगी संख्याएं 18A और 18B, और इनका गुणनफल दे रखा है 19,440। तो मैं कह सकता हूं 18A गुणे 18B बराबर 19,440। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, चलिए 18 से भाग करते हैं, 18 1 कम 18, बचेगा 1, हो जाएगा 14। 14 में 18 का भाग नहीं जाता, 1 0 भाग का लगा लेंगे तो आ जाएगा 144। 18 8 144, 1080 मतलब 1080। अब फिर से भाग करेंगे, 18 छक्के 108। A इंटू B बराबर आया 60। अब मुझे ऐसे जोड़ों की संख्या बतानी है जिनका गुणनफल 60 आए, और हमेशा शर्त ये होती है कि वो सभाज्य हो। तो ऐसी चार जो जोड़े होंगे होगा 1 60, 60 1 कम 60। अगला होगा 15 चौके 60, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 20 3 60, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। और एक होना चाहिए, एक और होना चाहिए या दो होना चाहिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। इसके अलावा कोई और संभावित जोड़ा नहीं होगा। तो ऐसे 1 2 3 4 संभावित जोड़े मिले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 17। सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये, मार्क प्राइस 850 रुपये है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु को 30% की छूट देने के बाद भी 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक मैंने
डिस्कस कई बार किया है सीपी और एमपी में रिलेशन, या क्रय मूल्य, लागत मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात क्या होता है, सीपी अपान एमपी, मतलब क्रय मूल्य बटेल अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बराबर होता है 100 माइनस करते हैं परसेंट डिस्काउंट अपान 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। 100 डिस्काउंट है 30% की छूट, मतलब यहाँ से 30 माइनस कर देंगे, और यह 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, यहाँ 15% की हानि हो रही है। प्रॉफिट प्लस में होता है तो लॉस, माइनस में होता है मतलब यहाँ पर माइनस होगा, और 100 में से 30 गया 70, और 100 में से 50 15 गया 85, ठीक है। मतलब उसका जो मार्केट प्राइस आया 85 यूनिट और कॉस्ट प्राइस आया 70 यूनिट। अब बोल रखा है अंकित मूल्य 850 है, मतलब सीधा दिख रहा है कि 85 का मान 850 है, मतलब कि 10 से गुणा किया गया है। 70 का मान पूछा तो उसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, 700 आंसर होगा हमारा, ठीक है। 700 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है सीआई से रिलेटेड और एसआई से रिलेटेड। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16.80 रुपये है, मतलब 16 रुपये 80 पैसे है। तो बेसिकली इसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। तो टेबुलर मेथड में 2 सालों का डिफरेंस, 2 सालों को जो टेबल बनती है ऐसे, जब भी हम लोग अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे इस वाले बेहतरीन तरीके से हम लोग कर लेंगे। देखिएगा इसका डिफरेंस दे रखा है 16.80। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अगर 8% की वैल्यू इतनी है तो 100% की क्या होगी, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मतलब इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 210, पर 210 ये भी होगा। अगर हमको प्रिंसिपल पर जाना है तो मतलब कि 8% की वैल्यू फिर 210 है, 100% की चाहिए, तो 8% की वैल्यू 210, 100% की वैल्यू 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और अगर इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 में अगर 2 का भाग करेंगे मतलब आधा करेंगे तो 105, ठीक है। अब गुणा करते हैं 105 का 25 से, सीधा गुणा करेंगे। अगर 100 का 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2500, 100 का 25 से गुणा करेंगे 2500 आ जाएगा, और 25 का 5 से करेंगे 125, मतलब 2625। 2625 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सहित 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज। हमको पता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। P प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। प्रिंसिपल हमारा है 2400 रुपए, रेट है 6 मतलब 6 चौका 24, 1 25/4%, ठीक है। रेट है 25/4%। टाइम यहाँ दिन में दे रखा है, ये होता है 1 साल का रेट, 20 मार्च से 31 मई तक। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितने दिन है इसमें। देखिएगा 20 मार्च से 31 मई तक, तो 20 मार्च से 31 मई, बीच मार्च में बचा है 31 का दिन का मार्च होता है, तो 20 तारीख बीत चुके हैं, वो है 31 दिन। अप्रैल में, अप्रैल 30 का होता है, मार्च अप्रैल 31 का होता है, अप्रैल मई अप्रैल 30 का होता है, सॉरी मई 31 मई तक ही जाना है, ठीक है। मार्च हो गया, अप्रैल मई 31 तक जाना है, ठीक है। मार्च अप्रैल जोड़िएगा, 1 1 2 3 3 6 3 9 92 दिन आ रहा है। मार्च अप्रैल मई, सॉरी यहाँ पर 11 दिन बचेंगे, सॉरी 11 दिन बचेंगे। मार्च में बचेंगे 11 दिन, और मार्च अब मई में 31 दिन, मार्च अप्रैल में भी 30 दिन, 31 दिन, तो आ जाएगा ये कुल मिलाकर 1 2 3 73 दिन, ठीक है। टाइम आएगा 73 दिन। 2400 रेट
25/4, 25/4 नीचे चला जाएगा, दे है 73 और ये साल में बदलेंगे तो 365 से भाग देना पड़ेगा गुणे 100, तो नीचे रहेगा ही रहेगा, 00 से 00 खत्म, 4 छंग 24 और आएगा 73 पंचे और 5 पंचे 25, 5 छंग 30 रुपये, 30 रुपये ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर। सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM और महत्तम समापवर्तक HCF 60 और 5 है यदि संख्या को 2 से भाग किया जाए। चलिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर मतलब महत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब बोला मासा कितना है, दो संख्याओं का LCM 60, महत्तम समापवर्तक 5 बराबर, कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से भाग किया जाए तो 10 आता है, अगर एक उस संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो 10 आता, मतलब संख्या होगी 20, संख्या होगी 20, दूसरी संख्या x, 20 का 3 बार जाएगा और 5 3 15, संख्या आ गई 15, सीधा आंसर। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अगर अपने अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है सिल्वाराज। सिल्वाराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की। ठीक है, फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था, भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी। देखिएगा उसको वन टाइम पेमेंट में 38 लाख रुपए देने थे, लेकिन उसे भुगतान करने के लिए 5% भुगतान पहले ही करना था। देखिएगा 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20, मतलब कि 20 में एक इसको चाबी मिलने के पहले ही दे देना था, तो एक उसने दे दिया तो बची कितनी 19 देनी थी, और 19 को उसने वन टाइम पेमेंट मतलब कि 38 लाख रुपए में 38 लाख रुपए में दे दी, तो 19 दूना 38, 2 लाख। अब यहां पर उसकी फ्लैट की कीमत 2 बराबर, अगर 2 लाख तो फ्लैट की कीमत थी 20, मतलब कि 2 लाख गुणे 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 0, 3 3 6 0, 3 0। ठीक है, कुल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, कुल 40 लाख आई फ्लैट की वास्तविक कीमत, और 5% उसने भुगतान करना था। अच्छा वही पूछा है भुगतान करने वाली, मतलब इस मूल राशि पर कितना भुगतान किया, तो हम लोग निकाल लेते हैं 40 लाख का 5%, 5/100, 00 से 00, 4 पंचे 20, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक निर्माता ने एक थोक व्यापारी से एक वस्तु तो बेचता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को खुदरा को 12% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उस वस्तु को ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने उस वस्तु के लिए 21,252 रुपए का भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। चलिएगा दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता या किसी नहीं पता इस सवाल में कि निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो मान लिया जाए कि निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था। ठीक है, अब उसने थोक व्यापारी को 10% को उसने व्यापारी को 10% लाभ पर बेचता है। 10% होता है 1/10, मतलब 10 का मिला बना होगा तो वो 11 में बेचेगा। देन थोक व्यापारी उस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% पर, देखिए 12% अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें तो 100 से भाग कर सकते हैं, तो 4 3 12 और 25 चौका 100, 3/25, मतलब अगर थोक विक्रेता को 25 में मिलेगा तो वो खुदरा को मिलेगा 3 का लाभ लेकर, मतलब कि 28 में बेचेगा, 25 में पाएगा तब। देन खुदरा व्यापारी
उसे ग्राहक को 15% पर 15% पता है आपको होता है 3/20, मतलब 20 का मिलेगा तो 3 का लाभ लेकर 23 में बेचेगा। और इस तरीके से ग्राहक को पड़ रहा है 21,252 रुपए में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग 11 से काट लेते हैं। 11 दाम में 110, 11 दाम में 110 बच जाएगा, सॉरी 11 एकम 11, हमारा प्राइस है 21,252 रुपये। और अगर हम इसे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बच जाएगा 10, 102 हो जाएगा, 11 9 99, बचेगा कितना 2 हो जाएगा 3 बचेगा, 11 3 33 बचेगा 2, 11 दूना 22, 1932 अगर हम 11 से काटेंगे। अब इसे हम 7 से काट सकते हैं, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 7 7 49 बचेगा कितना 4 42 हो जाएगा, 7 6 42। अब इधर 27 से 23 सीधा कट जाएगा, 23 एकम 23 बचेगा कितना 23, 4 बचेगा, 23 दूना 46 और काट से कर देंगे जाएगा 3। ठीक है, तो यक्स बराबर आया 3। इधर 50 25 दूना 50, 500 और 500 का 10 से गुणा करेंगे 5000, 5000 गुणे 3 मतलब कि 15,000 रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य होगा निर्माता के लिए, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम चले अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 12, सीक्वेंस फिर उलट गया है। एक स्कूल में कुल विद्यार्थी में केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं, लड़के और लड़कियां 7:5 के अनुपात में हैं। एक अन्य स्कूल में 560 लड़कियां, उसमें केवल लड़के और लड़कियां हैं तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। दोनों स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब दोनों स्कूल में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां, इनका अनुपात बताइएगा। देखिएगा, पहले स्कूल में रेशियो है 7:5, पहले स्कूल में रेशियो है 7:5, तो 7 5 12, 12 बराबर दे रखा है 720। अगर 12 बराबर 720 दे रखा है, 12 बराबर 720, तो 12 छंग 72 60, यहाँ पर 7:5 के अनुपात में, तो 1 बराबर 60 है, तो 6 7 42, यहाँ लिख लेते हैं बॉयज और इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। ठीक है, तो 12 6 7 42, 420 लड़के इस स्कूल में हैं और 5 6 30, 300 लड़कियां पहले वाले स्कूल की बात हो गई। और दूसरे वाले स्कूल में कुल 560 विद्यार्थी हैं और उसमें रेशियो है 3 और 5 का, 5 3 8, अगर 8 बराबर उसने दे रखा है 560, 8 7 56, 1 बराबर 70, 1 बराबर 70 आया, तो इधर से 7 3 21, 230 लड़के और 7 5 35, 350 लड़कियां, बस जोड़ लीजिए 0 2 1 3 4 2 6, 630, 0 5 3 3 6, 0 से 0 कट जाएगा, 63 और 65 में कुछ भी नहीं कटेगा, 63 65, ऑप्शन नंबर इज द सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है, चलिए थैंक यू दोस्तों, इस तरीके से हमने अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट मैथ्स का कंप्लीट किया और जल्द ही हम लोग आपके लिए तीसरा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।